हाँ बेटे, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग टू ऑल। बेटे आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे बेटे हम प्यार से एनपीओ भी कहते हैं। ठीक है। हाँ जी बेटे, आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी? पहला चैप्टर है। अब ये भी थोड़ा सा एक बड़ा चैप्टर ही कह सकते हो, एडमिशन के बराबर तो नहीं है, हालांकि एडमिशन से थोड़ा छोटा है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा मेरे ख्याल से 9-10 क्लास के आसपास लग जाएगा इसमें भी। ठीक है। हाँ, कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है, बहुत समझने वाला चैप्टर है बच्चे। और 11th के यहाँ पर काफी कॉन्सेप्ट होंगे जो यहाँ पर यूज होंगे। ठीक है। तो कुछ बातें ऐसी बातें हैं जो 11th से कनेक्टेड है, जो वैसे तो हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों को आती होगी, लेकिन मैं फिर भी जो पॉइंट चीजें कॉन्सेप्ट 11th से कनेक्टेड इस चैप्टर में है, वो भी मैं आपको डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, कि जिससे अगर आपको बेटे वो कॉन्सेप्ट आते थे तो रिवाइज हो जाएगा, है ना? क्यों हर्षिता जी, आप बेटे इधर सामने बैठिए। हाँ, इधर बैठ जाइए तो मुझे लगे हाँ कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है। ठीक है। और नहीं आता होगा तो आ जाएगा, तो फायदा तो दोनों में ही है आपका। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, तो थोड़ा सा उधर सामने मत बैठो, हाँ थोड़ा सा इधर करके बैठ, हाँ गेट पूरा बंद कर दीजिए। तो बच्चों लिखते हैं मेरे साथ साथ, आप लोग फटाफट से लिखना स्टार्ट कर देंगे। चैप्टर का नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसे कई बार हम एनपीओ भी कह देते हैं, तो आप समझ जाना कि इसी चैप्टर की बात हो रही है। ठीक है बेटे, ये टीएस गिरवाल की बुक का पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है। अब इस एनपीओ चैप्टर की बड़ी कहानी अलग है, बड़ी अजीब सी कहानी है। कहानी क्या है बेटे? ये बेटे पैसे रखें गिर जाएंगे आपके। ठीक है, ठीक से रखो। बेटे एनपीओ चैप्टर की कहानी में आपको क्या बताऊं, मतलब ये पहले कभी कभी 11th क्लास में आ जाता है, कभी 12th में आ जाता है, फिर 11th में 12th, मतलब ये घूमता रहता है। फाइनली अभी ये कई सालों से 12th क्लास में है। पहले इससे पहले 11th में था, फिर 12th में था, फिर 11th में। सीबीएसई वाले कंफ्यूज है कि इस चैप्टर को में बच्चों को 11th में पढ़ाया जाए कि 12th में पढ़ाया जाए। हाँ, ये चैप्टर 3-4 साल तक तो से तो अभी एनपीओ 12th में ही है। 3-4 साल से पहले ये 11th में हुआ करता, उससे पहले 12th में था, उससे पहले 11th में था, मतलब कई बार रोटेट हो चुका है। और जब सीबीएसई वाले कहते हैं कि हमने सिलेबस चेंज कर दिया, और सिलेबस चेंज पता है क्या करते हैं? एनपीओ चैप्टर को 12 में डाल देते हैं, कहते हैं कि हमने 11th और 12 दोनों का सिलेबस चेंज कर दिया। समझ रहे हो? 12 का 11 में कर देते हैं। एनीवे फिलहाल अभी तो मेरे ख्याल से 4 साल से कम से लगभग के आसपास ये 12th में है। तो अभी भी मुझे लगता है एनपीओ ने 12th वालों सीबीएसई वालों ने डिसाइड ही कर लिया है कि अब इसे कहाँ रखना है, 12th में रखना है। एनीवे कोई बात नहीं, आपको तो बेटे 12th में पढ़ना है। ठीक है। हिल रही है, दूसरी ले लो, वो चेयर ले लो, बराबर नहीं होगा ना। हाँ तो थोड़ी चेयर, पूरी चेयर पीछे कर लो ना। हाँ जी बेटे, इस चैप्टर की जो वेटेज है वो 10 मार्क की है। ये चैप्टर बेटा आपके 10 मार्क का आएगा। और 10 मार्क का जो अगर मैं डिवीजन करूं तो 6 मार्क का एक क्वेश्चन आता है बेटे, फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है। ठीक है। 3 मार्क का एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और 1 मार्क का एक क्वेश्चन आता है। एमसीक्यू भी आ सकता है, या 1 वर्ड भी आ सकता है, या ट्रू फॉल्स भी आ सकता है। ठीक है। तो 6, 3 और 1 इस तरह का बेटे डिवीजन होता है। 10 मार्क्स को इस तरह से डिवाइड किया गया है सीबीएसई में, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, क्लियर है? अब इस चैप्टर की जैसे बेटे आपको नाम से यहां पता चल रहा है किसकी बात होने वाली है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जिनका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना नहीं है, सोशल वेलफेयर करना है, चैरिटेबल पर्पस है। ठीक है। अब देखो बेटे यहां पर मैं अगर बात करूं अकाउंटिंग की, क्योंकि अब हमें क्या करना है, एनपीओ की अकाउंटिंग सीखनी है। ठीक है। तो अकाउंटिंग में दो तरह की अकाउंटिंग होती है। एक वो अकाउंटिंग जो डे टू डे अकाउंटिंग होती है, डे टू डे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है। और एक वो अकाउंटिंग, आप इधर यहाँ पे है जगह स्पेस,
चलो कोई नहीं, कंफर्टेबल ना, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। एक वो अकाउंटिंग जो ईयर एंड में होती है, आपको पता है ना, जैसे हमने देखा था जब 11th क्लास में थे, तो बेटे जर्नल में, लेजर में रिकॉर्डिंग क्या करते थे, थ्रू आउट द ईयर करते थे, याद है ना, राइट। ट्रायल बैलेंस ये कब बनाते थे, ईयर एंड में बनाते थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, पीएल, ये सब कब बनता था, ईयर एंड में बनता था, ठीक है। तो बच्चों इस चैप्टर में, हमारे सिलेबस में, इस चैप्टर का बेटे डे टू डे अकाउंटिंग के बारे में ही हमारे सिलेबस में है ही नहीं। हमारे सिलेबस में एनपीओ के क्या है बेटे, फाइनल अकाउंट से सीधा फाइनल अकाउंट, समझ रहे हो आप, कि हमें ये नहीं सीखना कि एनपीओ पूरे साल में कौन कौन से रजिस्टर मेंटेन करता है, पूरे साल रिकॉर्डिंग कैसे करता है ना। एनपीओ के फाइनल अकाउंट मींस वो अकाउंट जो ईयर के एंड में बनते हैं, ठीक है। ये बेटे हमारे सिलेबस में बताया गया, यानी कि ये सिलेबस में कवर करना है, ठीक है। अब एनपीओ के फाइनल अकाउंट्स में जो हमें बेटे अकाउंट्स कवर करने होते हैं, वो कवर करने होते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। अभी सारी बातें सीखेंगे, एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, चिंता मत करना, ठीक है। दूसरा बेटा नेक्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। और तीसरा लिखिए बेटे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ठीक है। देखो बाकी तो एक्सप्लेन हम करेंगे, बट लेकिन शॉर्टकट में समझ लो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जैसे बेटे आप कैश बुक बनाते थे, ये समझ लो कैश बुक ही है। यानी कि अगर मैं कैश बुक बना दूं और ऊपर हेडिंग कैश बुक हटा दूं और रिसिप्ट पेमेंट लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, कैश बुक के सिमिलर है, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बेटे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सिमिलर है, ठीक है। और बैलेंस शीट तो वैसी बनेगी जैसे हम पहले बनाते आए हैं, ठीक है, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट और अमाउंट। हाँ लेकिन बैलेंस शीट कई बार हमें दो बनानी पड़ सकती है बच्चे, ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है, और दूसरी क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये सारी बातें अभी हम सीखेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले पूछूंगी तो ये तो बेटे हमें एक ये सीखना है फाइनल अकाउंट, इतने इन सारी अकाउंट्स को बनाना हमें सीखना है, ठीक है। अब सबसे पहले बात आती है कि भाई एनपीओ होते क्या है, यानी कि बेटे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका पर्पस प्रॉफिट नहीं होता है, क्या होता है, चैरिटेबल होता है या सोशल वेलफेयर होता है, ठीक है, क्लियर है। प्रॉफिट नहीं कमाते इन्होंने बेटे, कसम खाई हुई है, प्रतिज्ञा ली हुई है कि हम प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। लेकिन एक बच्चे ने पूछा था कि सर प्रॉफिट अगर हो जाए तो क्या करेंगे, प्रॉफिट नहीं कमाएंगे वो तो चलो ठीक है, लेकिन अगर गलती से प्रॉफिट हो जाए या प्रॉफिट हो ही जाए तो क्या करेंगे। तो ये कहा गया है कि अगर बेटे प्रॉफिट हो जाए तो उस प्रॉफिट को किसी भी कीमत में वहां के मेंबर्स अपने घर नहीं ले जाएंगे, ऐसा समझ लो। उस प्रॉफिट को बिजनेस में उसी जगह पे ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। क्या करना है बेटे, इन्वेस्ट करना है, उसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बहुत से हिंदुस्तान में ऐसे मंदिर हैं जहां पर डोनेशन बेटे बहुत आती है, बहुत पैसा आता है, ठीक है। तो वहां के जो कितने पैसे खर्च करेंगे, कई बार आप देखा होगा भी गुरुद्वारे में इतना पैसा आता है कि उन्होंने उस पैसे का यूज हमारे पेंडेमिक में यूज किया, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया, मतलब सोशल वेलफेयर, समझ रहे हो ना। अगर पैसा इतना आ जाए कि भाई मंदिर में कितना आप इन्वेस्ट करो, कितना खर्च कर दो, उसे कई गुना बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है, गुरुद्वारों में आ जाता है, कई मंदिरों में आ जाता है पैसे, राइट, डोनेट करते हैं लोग। तो क्या करना है कि भाई उस पैसे को सोशल वेलफेयर में लगाना है, समझ आ रही बात। लेकिन किसी भी कीमत में वहां के जो मेंबर्स हैं
उस पैसे को अपने घर नहीं ले जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि एनपीओ रिफर्स टू दोज ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ refers to those organization, ठीक है। एनपीओ refers to those organization which are established, अब which are established, which are established for charitable, for charitable और social purpose, ठीक है। ये लिखिए, एनपीओ रिफर्स टू दोज ऑर्गेनाइजेशन विच आर एस्टैब्लिश्ड फॉर चैरिटेबल और सोशल पर्पस। it established for it established for the benefit of society, established for the benefit to the benefit to the society, benefit to the society and not for earning profit, and not for earning profit, not for earning profit। एग्जाम्पल्स, क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं जी। एनजीओ, हाँ, एनजीओ जैसे हम बोलते हैं ना, सॉरी, एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एनजीओ होते हैं जो लोग ऐसे एनजीओ होते हैं जो जो अनाथ बच्चों को रखते हैं, है ना, इनकी एजुकेशन देते हैं, है ना। तो और या फिर ऐसे बच्चे हर तरह से, कुछ बहुत से ऐसे देखा होगा जैसे कुछ एडिक्शंस में बहुत से लोग पड़ जाते हैं, है ना, तो उनको भी सोसाइटी के लोगों को ठीक करना, मतलब उनको गाइड करना, उनको उनका ट्रीटमेंट कराना, ठीक है। तो एनजीओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अब बताओ गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी एनपीओ के एग्जांपल है कि नहीं, बताइए, क्या उनका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना होता है? नहीं। गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, बेटे गवर्नमेंट स्कूल वाले, आपको पता है, आपको पता होगा तो गवर्नमेंट स्कूल में बहुत, मतलब फीस क्या ही पड़ती है, महीने में 20-25 शायद पड़ते हैं, ठीक है। इवन यहाँ तक कि ड्रेस के भी, स्कूल की ड्रेस होती है बच्चों की, वो ड्रेस के भी ड्रेस प्रोवाइड भी करती है, कई बार स्टेशनरी भी गवर्नमेंट देती है आपको, है ना। और यहाँ तक कि मेरे ख्याल से स्कूल से एक सुकन्या योजना में शायद 12th पास अगर बच्चा कर लेता है तो 12th के पास करने के बाद कितने पैसे मिलते हैं? हाँ, शायद 1 लाख रुपए मिलते हैं समथिंग, सुकन्या योजना के, यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल में अगर बच्चा पढ़ता है तो, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल, एनजीओ, और आपको पता है आईसीएआई, आईसीएआई यानी कि द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो सीए इंस्टीट्यूट है, ये भी बेटे आपको पता है कि एनजीओ में आता है, मतलब इसका भी पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। क्लियर है? आज आज की डेट में बेटे अगर एमबीए करने जाते हो ना किसी भी इंस्टीट्यूट से, एमआईटी वगैरह से अगर कर लिया ना एमबीए, तो 2 साल की पढ़ाई में कम से कम 50 to 60 लाख लग जाएंगे, 2 साल के एमबीए करने में। क्लियर है? तो ये बहुत पैसे लगते हैं यहाँ पर, लेकिन आज की डेट में प्रोफेशनल कोर्स में थोड़ा डिफिकल्ट जरूर होता है, थोड़ा टफ जरूर होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर बच्चा थोड़ा मेहनती है तो वो कर लेता है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी नाम सुना होगा आप लोगों ने,
ठीक है, ICSI, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ये भी बेटे नॉन एनपीओ के फॉर्म में काम करते हैं। यानी कि बेटे ये आपसे फीस बहुत कम लेते हैं। क्लियर है? इतना लेते हैं कि जैसे उनका मेंटेनेंस चार्ज है या वहां के एम्प्लॉयज की जो सैलरी है वो निकल जाए। क्लियर है? आपको पता है अगर सीए फाउंडेशन में अगर एडमिशन लेते हो तो इंस्टीट्यूट वाले आपसे मात्र 6,000 रुपए लेते हैं और आपको फाउंडेशन के लिए इनरोल कर लेते हैं। इंटरमीडिएट के लिए आपको 12-14 हजार देने पड़ते हैं। मतलब पूरे सीए इंस्टीट्यूट आपसे कितना पैसा लेता है? हार्डली 25 to 30,000 लेता है। तो अगर वो सीए जैसी डिग्री आपको प्रोवाइड कर रहा है जो इंटरनेशनली एक्लेम्ड है, राइट, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया के पूरे वर्ल्ड में उनकी वैल्यू होती है। क्लियर है? तो इंटरनेशनल आपको डिग्री मिल रही है, इंटरनेशनली आप कहीं भी काम कर सकते हो इंडिया के में अगर आपने सी किया है, बल्कि बाहर की कंट्रीज में ज्यादा वैल्यू होती है। ठीक है? और आपको आपसे पैसे कितने ले रहे हैं? 25 to 30,000। तो कहाँ तो 50 और 60 लाख, और कहाँ पे 25-30 लाख, 25 and 30,000। ठीक है? तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस जस्ट बिकॉज ऑफ ICI एंड ICSI, और एक इंस्टीट्यूट है ICMA। ठीक है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो ये सब क्या है बेटे? एनपीओ के एग्जाम्पल हैं। ठीक है? और क्या लिख सकते हैं? मंदिर। क्या क्या मंदिर का ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना होता है? बताइए। मंदिर यानी कि टेम्पल, कुछ भी कह लो। सर ऑर्फनेज। हाँ, चर्च, हाँ वो एनजीओ में आ गया ना। ठीक है सर। मंदिर, चर्च, मस्जिद, ठीक है, गुरुद्वारा, ये सब बेटे क्या है? सोशल सोसाइटी के हेल्प के लिए, यानी कि समाज में शांति आए, समाज में लोग खुश रहे। थोड़ा सा जो दुखी है वो कहाँ जाते हैं? मंदिर जाते हैं ना, मन की शांति के लिए, शांति के लिए। तो मंदिर में जाने से पहले कोई ये नहीं कहता कि 10 रुपए का टिकट लो और फिर मंदिर में जाओ। ऐसा बोलता है कोई? ऐसा नहीं बोलता। ठीक है? चर्च में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में बेटे आप कहीं भी जाते हो तो आपको क्या बोला जाता है कि पहले 50 रुपए का टिकट लो भाई साहब और फिर अंदर आना? ऐसा बोला जाता है? नहीं बोला जाता। ठीक है? हाँ, आप अपनी मर्जी से कुछ डोनेट करना चाहते हो, वो एक अलग बात। ठीक है जी? तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एनपीओ, और एनपीओ का मीनिंग हम समझ चुके हैं और इसके एग्जाम्पल्स भी हमने अच्छे से समझ लिया। ठीक है? ऑर्फनेज जो आप बात करते बेटे वो एनजीओ में आ जाते हैं। एनजीओ तरह तरह की चीजें, यानी कि सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई काम कर रहा है ना, कोई बुजुर्गों को की देखभाल कर रहा है। क्लियर है? कोई एडिक्शन से, जो लोग किसी एडिक्शन में आ जाते हैं, उनके एडिक्शंस के दूर करने के लिए, उनका ट्रीटमेंट के लिए काम कर रहा है। तो अलग अलग पर्पस हो सकते हैं एनजीओ के। ठीक है? अब देखो बच्चे, सबसे पहले हमने जब बात की थी एनपीओ की फाइनल अकाउंट्स की, तो सबसे पहले बेटे हमने लिखा था रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहले बेटे हमने क्या लिखा था? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। जिसके बारे में मैंने अभी कहा था कि ये किसके सिमिलर है बेटे? कैश बुक के सिमिलर है। किसके सिमिलर है? कैश बुक के सिमिलर। ये नोट कर लिया था आप लोगों ने? हाँ जी, एक मिनट फटाफटा नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट किया था आप लोगों ने? यस कि सर। बेटे फर्स्ट पेज आप बताओ, हाँ बताए मुझे। यस सर। हाँ, सभी ने नोट किया फर्स्ट पेज? डन? यस सर। हाँ, इसके बाद बेटे ये मैंने सेकंड पेज लिखवाया था, इसे नोट करिए। हम्म, ये लिखा, ये लिख ली? हाँ जी, यस सर। बाकी यहाँ पे लोगों ने लिख लिया, आप लोगों ने लिख लिया? ये ले लो, इसको यूज करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फोन रखो इसमें। ऐसे रख लो, ऐसे ऐसे देखो।
हाँ ये अब ठीक है। डन हो गया, लिख लिया सभी ने। Yes, sir. अब देखो बच्चे, यहाँ पर हमने बात की थी, सबसे पहले मैंने हेडिंग में लिखा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक के सिमिलर है। अब आप बेटे याद करो, 11th क्लास में कैश बुक जो पढ़ते थे, जो बेटे सारे फीचर्स कैश बुक के थे, वही फीचर्स बेटे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के भी होंगे। जो क्वालिटीज जो फीचर्स कैश बुक का हुआ करता था, वही क्वालिटीज और वही फीचर्स किसका होगा बेटे, एनपीओ का होगा, सॉरी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का होगा। ठीक है, तो एक एक करके जरा बात करते हैं। बेटे इस अकाउंट में हम सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन लिख देते हैं, रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजेक्शंस। इस अकाउंट में हम क्या लिखते हैं, रिकॉर्ड्स ओनली ओनली कैश ट्रांजेक्शंस। रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजेक्शंस, यानी कि नॉन कैश अगर कुछ होगा तो यहां पे रिकॉर्ड नहीं होगा। नॉन कैश ट्रांजेक्शंस नॉन कैश होगा, यानी कि ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें ना तो कैश आया हो और ना कैश गया हो, नॉन कैश ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड। रिकॉर्ड्स ओनली, मैंने क्या लिखा, ओनली कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो क्या इसका मतलब क्या, नॉन कैश ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, तो यहां ये बात समझ में आ गई कि सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे। कैश की रिसिप्ट और कैश की पेमेंट, कैश की रिसिप्ट किस साइड में आएगी, डेबिट साइड में, और कैश की पेमेंट किस साइड में आएगी, क्रेडिट साइड में। यानी कि बेटे रिसिप्ट जो आएगी कैश की, रिसिप्ट ऑफ कैश हम किस साइड में लिखेंगे, इसे रिकॉर्ड रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। अभी इसका फॉर्मेट भी सिखा दूंगा, चिंता मत करो। राइट, और पेमेंट ऑफ कैश, पेमेंट ऑफ कैश ये किस साइड में आएगा बेटे, क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, रिकॉर्ड्स रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर, रिकॉर्ड्स रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शंस, यानी कि रेवेन्यू नेचर भी आएगा इसमें और बेटे कैपिटल नेचर भी आएगा। अब इसकी बात करेंगे, रेवेन्यू नेचर क्या है और कैपिटल नेचर क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लो, रेवेन्यू नेचर भी आएगा और कैपिटल नेचर भी आएगा। क्लियर है, रिकॉर्ड्स रिसिप्ट ऑफ कैश एंड पेमेंट, रिकॉर्ड receipts and payment may belongs to current year, receipts record, हम रिकॉर्ड क्या करें, रिसीट एंड पेमेंट में बिलोंग्स टू करंट ईयर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। आप बेटे लिख लो, अभी मैं कुछ समझा नहीं रहा हूं, आप बेटे बस लिखते रहो मेरे साथ। ठीक है, ये मैं, हाँ बिल्कुल, Yes, sir. आप बस लिखते रहना, सब कुछ समझाएंगे, आप नोट करो पहले। ठीक है, रिकॉर्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट में बिलोंग्स टू करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर, सब्सिक्वेंट ईयर, नेक्स्ट ईयर। ठीक है,
ये लिखा यहाँ तक, देखो अब Yes. हाँ ये नोट किया बेटे, यहाँ तक लिखिए। लिखा यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. डन। अब देखो, ये मैं आपको फॉर्मेट सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं एक एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। अभी मैं इसके सारे आइटम नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? देखो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है? ये फॉर द ईयर एंडेड यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि हम सब ईयर एंड में पढ़ रहे हैं सारा कुछ ना, फॉर द ईयर एंडेड। और ये मैं आपको एक फॉर्मेट सिखा रहा हूँ, मतलब फॉर्मेट में आइटम्स नहीं दिखा रहा हूँ, एक तरह से एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ आपको, ठीक है? ये देखो, ये बेटे डेबिट साइड है और ये है क्रेडिट साइड, ठीक है? डेबिट साइड में क्या आएगा? रिसिप्ट आएगा, है ना? कैश बुक की तरह है ना? तो कैश में क्या, इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, है ना? तो डेबिट में क्या आएगा? रिसिप्ट आएगा, अमाउंट आएगा यहाँ पर, पेमेंट आएगा और अमाउंट आएगा, ठीक है? ये जो रिसिप्ट यहाँ पर आएगा, ये बेटे जो रिसिप्ट होगा वो कैपिटल नेचर भी होगा, ठीक है? और रेवेन्यू नेचर भी होगा। इसी से जो रिसिप्ट होगी वो कैपिटल, या यहाँ पे लिख लो कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख लो, क्योंकि पेमेंट है तो हम एक्सपेंडिचर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, पेमेंट साइड में क्या आएगा बेटे? कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना? और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सब आपको बता रहे हैं बेटे, अभी सब कुछ बताएंगे, चिंता मत करो, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, आपके डाउट रहने नहीं देंगे, ठीक है? कैपिटल रिसिप्ट और दूसरा रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है? अब कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर ये रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, कैपिटल रिसिप्ट क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? सब कुछ हम बेटे डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो आप, ठीक है? क्लियर है? कोई भी रिसिप्ट होगी, अब ये कैपिटल रिसिप्ट है या क्या, जो भी पेमेंट है, ये मैंने क्या लिखवाया था बेटे? पेमेंट होगी, वो कौन सी हो सकती है? करंट ईयर की भी हो सकती है ना? पेमेंट कौन सी हो सकती है? मतलब हमने इस साल पेमेंट किया है, मेरी बात समझो बेटे, पेमेंट तो मैंने इस साल किया है, लेकिन वो रिलेटेड करंट ईयर से भी हो सकता है, प्रीवियस ईयर से भी हो सकता है, और एडवांस ईयर से भी हो सकता है, यानी कि नेक्स्ट ईयर से हो सकता है, नेक्स्ट ईयर। मेरी बात समझ बेटे, जो हम पेमेंट कर रहे हैं, कंडीशन क्या है? अगर मैं 2020 का अकाउंट बना रहा हूं, मैंने बेटे 2020 का अकाउंट बना रहा हूं, तो 2020 में जो पेमेंट कर रहा हूं वो पेमेंट साइड में लिखूंगा, और वो पेमेंट बिलोंग्स में बिलोंग्स करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। क्लियर? हाँ जी, क्या कह रहे हो? अभी सारी बातें, अभी सारे बेटे क्यों का जवाब आपको मिल जाएगा, हैव सम, गिव मी सम टाइम, ठीक है? इसी तरह से रिसिप्ट है, वो कुछ मतलब करंट ईयर में हमें पैसे मिले हैं, मिले तो हमें इस साल है, लेकिन वो बिलोंग्स करंट ईयर से भी कर सकते हैं, ठीक है? प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। अब इस पॉइंट में कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है कि सर ये क्या आप लिखवा रहे हो, तो मैंने कहा अभी बस लिख लो, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो मैंने बेटे लिखवाया आपको, बहुत कुछ कुछ ज्यादा बताया ही नहीं है, ठीक है? तो आप बेटे इस बात की चिंता मत करो कि क्या हमें आता है और क्या नहीं आता है, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। जी हाँ लिखिए।
लिखे लिखे बिल्कुल लिखे। मैंने आपसे कहा कि इसका मैं एक ओवरऑल व्यू दे रहा हूं, मतलब ठीक है, एक बिल्कुल ऐसा नहीं कि इसका फॉर्मेट में क्या क्या आएगा, कौन कौन से आइटम आएंगे, ये नहीं बता रहा हूं मैं अभी। ठीक है, सर डन। डन। इसके बाद बेटे मैं बात कर रहा हूं, हाँ अभी इसमें बेटे सारी बातें मैं आपको बताऊंगा कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। ठीक है, सारी बातें डिस्कस करेंगे। और जो मैंने लिखवाया कि इस अकाउंट के पेमेंट साइड में कुछ पेमेंट ऐसी होती है जो करंट ईयर की हो सकती है। पेमेंट तो मैंने इसी साल की है, लेकिन लास्ट में कोई पेमेंट नहीं कर पाए तो वो पेमेंट हमने इस साल कर दी। राइट, तो यहाँ पर पेमेंट में लिखेंगे कुछ इस साल मैंने पेमेंट क्या कर दिया, एडवांस ये क्या कर दिया, तो वो भी यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, उसी तरह से रिसिप्ट में भी। ठीक है, क्लियर है, नोट कर लिया यहाँ तक? नोट कर लिया? Yes, sir. Note कर लिया. हम्म, देन इसके बाद देखो बेटे हमने क्या लिखा था, इसके बाद हमने लिखा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके बाद देखो मैंने क्या लिखा था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सेकंड अकाउंट था ना। पहला क्या था, रिसिप्ट एंड पेमेंट, दूसरा क्या था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बेटे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये किस अकाउंट के सिमिलर है बताओ, ये क्या बताया था, किसके सिमिलर है बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सिमिलर है। ठीक है, हाँ सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब जब मैंने बेटे ये बात कह दी तो आप समझ जाओ कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फीचर्स या क्वालिटीज होती थी, याद है? अरे याद है, आपसे पूछ रहा हूं, याद है? जो फीचर्स हुआ करते थे वही बेटे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के होंगे। मैं पुरानी बेटे बातों को चलो याद दिलाऊं। देखो इस अकाउंट में वी रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू नेचर, उसमें क्या लिखा था, कैपिटल और कैपिटल और रेवेन्यू दोनों लिखा था। इस अकाउंट में क्या आएगा, सिर्फ रेवेन्यू नेचर आएगा। ठीक है, रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू नेचर, रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू नेचर। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, वैसे जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी क्लैरिटी के लिए मैं लिखवा रहा हूं। मतलब इसका क्या हुआ, अगर मैं बोल दिया ओनली रेवेन्यू नेचर का, इसका मतलब क्या हुआ, कैपिटल नेचर इसमें नहीं आएगा। हाँ कैपिटल नॉट रिकॉर्डेड, कैपिटल नेचर नॉट रिकॉर्डेड, कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन, कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शंस नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, वैसे तो यहीं से ओनली वर्ड लिख दिया था, लेकिन फिर भी मैंने लिखवा दिया आपको। ठीक, सिर्फ बेटे रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन होंगे। अब बहुत से बच्चों को डाउट होगा रेवेन्यू नेचर क्या होता है, मैंने कहा अभी सब बातें करेंगे, ठीक है, बताएंगे। ठीक, बहुत से बच्चों को पता भी होगा कि रेवेन्यू नेचर क्या होता है, बट जिनको भी नहीं पता है वो थोड़ा धैर्य रखें। ठीक है, रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन। ठीक है, इसके बाद लिखो रिकॉर्ड्स ओनली expense and income, expense and income, expense and income which belongs to, which which belongs to only current year। ठीक है, अब समझ लो बेटे, इससे पहले वाले अकाउंट में क्या लिखवाया था कि जो मैंने पेमेंट किया है उसमें वो पेमेंट करंट ईयर से रिलेटेड हो सकती है, किया तो मैंने करंट ईयर में इसी साल किया है, लेकिन लास्ट ईयर कोई पेमेंट नहीं कर पाए थे तो मैंने इस साल पेमेंट कर दी या एडवांस कर दी, तो वो सारी बातें रिसीट एंड पेमेंट में आ सकती हैं। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या लिखा,
records only expense and income, records only expense income which belongs to only current year. records expense यहाँ पे only हटा दो, records expense and income which belongs to only current year. ठीक है, करंट ईयर का जो भी एक्सपेंस है, करंट ईयर की जो भी इनकम है वो रिकॉर्ड करना है. और अगर आपको बच्चों को याद हो तो हमने 11th क्लास में पढ़ा था बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें दो टाइप होती है, कैश बेसिस और दूसरा क्या पढ़ा था, एक्रूअल बेसिस. ठीक है, यानी कि हम इसको इसमें फॉलो करते हैं एक्रूअल बेसिस, यानी कि कह सकते हो कैश एंड नॉन कैश, नॉन कैश, कैश एंड नॉन कैश both transactions are recorded. कैश भी आएंगे, नॉन कैश भी आएंगे, राइट. और इस अकाउंट में हम क्या फॉलो करते हैं, फॉलो एक्रूअल बेसिस. एक्रूअल बेसिस यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनता है बेटा वो एक्रूअल बेसिस पे बनता है. अब ये भी बताऊंगा कैश बेसिस क्या होता है और एक्रूअल बेसिस क्या होता है. ठीक है, ये सारी चीजें भी बताऊंगा. इसको इसमें स्टार लगा लो कि एक्रूअल बेसिस क्या है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे. ठीक है, ये बेटे एक्रूअल बेसिस पे बनता है. एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या हुआ, सिर्फ जिस ईयर के मैं अकाउंट बना रहा हूं उसी ईयर के एक्सपेंस और उसी ईयर की इनकम लिखूंगा, राइट. और वो भी एक्रूअल बेसिस पे यानी कि ड्यू बेसिस पे. एक्रूअल बेसिस को अगर हम समझ लें शॉर्टकट में तो लिख लो ड्यू बेसिस. ठीक है, ड्यू बेसिस. ठीक है, एक्रूअल बेसिस का मतलब है कि हम जिस ईयर के अकाउंट बना रहे हैं उसी ईयर का इनकम और उसी ईयर की एक्सपेंस लिखने हैं, और वो भी ड्यू बेसिस पे. मतलब 12 मंथ के एक्सपेंस और इनकम लिखते हैं, चाहे वो मैंने पेमेंट की हो या ना की हो, पैसे आए हो या ना आए हो. अभी सीखेंगे अभी. हाँ, डोंट वरी, एक्रूअल बेसिस नहीं आता तो अभी चिंता मत करो, अभी इसको पूरी डिटेल में सीखेंगे. ठीक है, यहां तक क्लियर है. क्या क्या सीखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सिमिलर है. रेवेन्यू नेचर बेटे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड लिखेंगे, कैपिटल नेचर नहीं आएगा, राइट. और सिर्फ करंट ईयर के एक्सपेंस और इनकम लिखेंगे. करंट ईयर ये देख लो अब, रिकॉर्ड्स ओनली करंट ईयर. एक्सपेंस और इनकम किसके होने चाहिए बेटे, करंट ईयर के होने चाहिए. ओनली रेवेन्यू नेचर, ओनली रेवेन्यू नेचर. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सिमिलर है. ठीक है, कैश भी आएगा, नॉन कैश भी आएगा, कैश भी आएगा और नॉन कैश भी आएगा. मतलब एक्सपेंस अगर है वो तो चाहे पैसे गए हो या नहीं हो, अगर यानी कि जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन है, पीएल अकाउंट में डेप्रिसिएशन लिखते थे, तो बताओ ये कैश है या नॉन कैश है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन है या नहीं, बताओ. डेप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश है. ठीक है, और भी एग्जांपल है देखेंगे. क्लियर है यहां तक. अब इस नोट किया यहां तक सभी ने. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, और मुझे बताओ जब बेटे ये अकाउंट बनाते थे तो क्या आता था, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता था, बोलो. Yes, sir. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो आंसर क्या आता था, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता था, राइट. बेटे यहाँ पर नेट प्रॉफिट का नाम क्या है, यानी कि इस अकाउंट अगर हम बात करें बेटे, नेट प्रॉफिट को यहाँ पर नेट प्रॉफिट नहीं कहते हैं, नेट प्रॉफिट का यहाँ पर क्या है, नाम है सरप्लस. समझ में आ रही है. तो हम नेट प्रॉफिट जो पहले लिखा करते थे वो नेट प्रॉफिट ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, सरप्लस लिखेंगे. ठीक है, और बच्चे जो नेट लॉस लिखते थे, नेट लॉस लिखते थे यहां पर हम, Deficit. वो नेट लॉस नहीं लिखेंगे, नेट लॉस की जगह पे क्या लिखेंगे, डेफिसिट. डेफिसिट. ठीक है, क्लियर है. डन, यहां तक क्लियर है. Yes, sir. हम्म.
अब इसका देखो, मैं फॉर्मेट तो नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन एक थोड़ा बेसिक आइडिया आपको दे रहा हूं। यहाँ पे लिखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें भी क्या लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है बेटे। डेबिट है और ये क्रेडिट साइड, अकाउंट वर्ड आ गया तो समझ लो उसमें डेबिट क्रेडिट भी लिखा जाता है, ठीक है। बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं आता, क्यों नहीं आता, क्योंकि वहां पर अकाउंट वर्ड नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, बैलेंस शीट, ठीक है। ये कई बार बच्चों ने एक बार पूछा था किसी बच्चे ने कि सर कहां पर हम अकाउंट लिखते हैं और कहां पर नहीं लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या है, मतलब सॉरी, डेबिट और क्रेडिट हम कहीं पे लिखते हैं और कहीं पे नहीं लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या है कि अगर जो आप बना रहे हो उसमें अकाउंट वर्ड आ जाए तो समझ लेना कि डेबिट भी लिखना है और क्रेडिट में भी लिखना है, ठीक है। लेकिन अगर अकाउंट नहीं है, जैसे बैलेंस शीट में अकाउंट नहीं है ना, तो वहां पर हम डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते हैं, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, तो डेबिट में क्या होगा, इनकम होगा या एक्सपेंडिचर होगा बताओ, डेबिट में क्या होगा बताओ इनकम। बेटे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में क्या लिखते थे, एक्सपेंस लिखते थे या इनकम लिखते थे, क्यों रिया जी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आप क्या लिखते थे, एक्सपेंस या इनकम, एक्सपेंस, ठीक है। एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम और अमाउंट, ठीक है। अगर हाँ, मैंने क्या लिखवाया था, एक्सपेंडिचर में कौन से होंगे बेटा, एक्सपेंडिचर ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, याद है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहां पर बेटे कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं आएंगे। और इनकम में रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। ओनली करंट ईयर, ओनली करंट ईयर एक्सपेंडिचर, यानी कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा वो कौन सा होगा, सिर्फ करंट ईयर का होगा, ठीक है। और रेवेन्यू रिसिप्ट होगी वो कौन सी होगी, ओनली करंट ईयर की होगी, ठीक है। और क्या लिखा हुआ था, इसमें बेटे जो एक्सपेंडिचर होंगे वो क्या होंगे, कैश भी होंगे और नॉन कैश भी होंगे। इनकम कैश भी होंगी और नॉन कैश भी होंगी, ठीक है। ये मतलब जो पहले लिखवाया था उसको एक तरह से फॉर्मेट की तरह से बता दिया आपको मैंने, ठीक है। हाँ जी, नोट करिए इसे। Done, sir. डन सर। हर्षिता लिख लिया, मयंक लिखा आपने, Yes, sir. हम्म। और इसका यहाँ पर टोटल आ जाएगा, हाँ। कैश भी आएगा, नॉन कैश भी आएगा। एक्सपेंडिचर कैश भी होंगे, नॉन कैश भी होंगे, रिसिप्ट भी, इनकम भी क्या होंगी, कैश भी होंगी, नॉन कैश भी होंगी। ओनली करंट ईयर इनकम होगी और यहाँ पर ओनली करंट ईयर एक्सपेंडिचर होंगे, ठीक है। कैपिटल नेचर्स में बेटे नहीं आता, कैपिटल नेचर्स में नहीं आएगा, ठीक। क्लियर है, डन डन, यहाँ तक हो गया।
इसके बाद हमने बात की थी बेटे बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट की, ठीक है बेटे। ओपनिंग बैलेंस शीट भी हमें बनानी पड़ती है, ठीक है। क्लोजिंग तो वैसी बनी कि जैसे हम बनाते थे, कोई डिफरेंस नहीं है। ओपनिंग बैलेंस शीट, prepare opening balance sheet to know, prepare opening balance sheet to know कैपिटल फंड। सर ये कैपिटल फंड क्या होता है बेटे? जो कैपिटल होती थी ना 11वीं क्लास में, जो कैपिटल समझते थे ना, जो ओनर इन्वेस्ट करता है बेटे, उसी का नाम इस चैप्टर में क्या रखा गया है? कैपिटल फंड। क्या है? कैपिटल। कैपिटल फंड इज नथिंग, इट इज जस्ट कैपिटल है। यस, समझ रहे हो? जो यानी कि अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो प्रॉफिट अर्निंग है, यानी कि प्रॉफिट के लिए बना है, तो वहां पे क्या है? कैपिटल नाम होगा। और अगर मेरा एनपीओ है तो उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल फंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैपिटल फंड। क्लियर है? डन? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन यहाँ तक? क्लियर है? तो हमें यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट Yes, कई sir. बार बनानी होती है। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। जो ओपनिंग में, ईयर के स्टार्टिंग में आपके पास एसेट्स हैं वो लिख लेंगे, लाइबिलिटीज लिख लेंगे जो भी दे रखी हैं, और इसका जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो क्या आता है? कैपिटल फंड आता है, कैपिटल फंड, ठीक है। मान लो टोटल एसेट है 5 लाख, और बाकी और लाइबिलिटीज यहाँ पर दे रखी हैं कितनी? 4 लाख की। तो कैपिटल फंड कितना आ जाएगा? 1 लाख, ठीक है। यानी कि बेटे कैपिटल फंड कैसे निकालते हैं? हम सारी ओपनिंग की एसेट लिख लेते हैं, ओपनिंग की लाइबिलिटीज लिख लेते हैं, ठीक है। और जो डिफरेंस आता है वो क्या आ जाता है? कैपिटल फंड आ जाता है, ठीक है ना। बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ये क्या लिखा मैंने? बैलेंसिंग फिगर। कैपिटल फंड कैसे लिखा बेटे? एसेट के टोटल में से लायबिलिटी का टोटल में क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। जो डिफरेंस आएगा वो कैपिटल फंड आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? सर कैपिटल फंड वाला बताना एक बार। कैपिटल फंड बेटे, सबसे पहले तो जो कैपिटल होती है उसका नाम इस चैप्टर में कैपिटल फंड है, ठीक है। और कैपिटल फंड हमें निकालना होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस हमें निकालना होता है। कैपिटल फंड कैसे निकालेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट टू नो कैपिटल फंड, ठीक है। अब आपको सारी ओपनिंग की एसेट दे रखी है, मान लो सारी एसेट्स बेटे 5 लाख की हैं, और बाकी लाइबिलिटीज कितनी बेटे? 4 लाख की हैं। तो बताओ कैपिटल फंड कितना हुआ? 5 टोटल। तो बेटे बैलेंस शीट का इक्वल होता है ना, बैलेंस शीट का टोटल क्या होगा? इक्वल होगा। यस सर। अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा था ना, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो अगर एसेट पता है, लाइबिलिटीज पता है, तो कैपिटल भी आ जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। हम्म। हम्म। अब बेटे देखो, बात को समझो। यहाँ पे बात करते हैं, जो मैंने सबसे पहले लिखा यहाँ पर, ये तो पता लग जाए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है। सबसे पहले इस बात पे हम आज चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इसके बिना तो आगे हमारी गाड़ी बढ़ ही नहीं सकती। क्यों? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं बेटे एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये बेटे दो तरह के होते हैं एक्सपेंडिचर।
पहला होता है बेटे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा होता है बेटे कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में मान लो फॉर एग्जांपल बेटे मैंने ये फोन खरीदा, ठीक है, ये मोबाइल फोन खरीदा, ठीक है, फोन खरीदा, इसमें मैंने पैसे दिए 15,000 रुपए। मोबाइल फोन खरीदा, ठीक है, 15,000 रुपए मैंने दिए, ठीक है। एक मिनट, हेलो, बेटे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसी चल नहीं रहा है क्या? हाँ मैं ही कह रहा था बेटे, ये फोन मैंने खरीदा तो इसमें मैंने बेटे 15,000 रुपए पे किए, ठीक है, इंस्टीट्यूट के लिए किया, बिजनेस पर्पस के लिए किया, ठीक है। और ये मैंने बेटे पेन खरीदा, पेन दिख रहा है, ये पेन खरीदा, पेन परचेज किया, ये पेन 25 रुपीज का है, ठीक है। बेटे मैंने ये पेन खरीदा मार्केट से, ये भी बिजनेस यूज के लिए है और ये भी बेटा बिजनेस यूज है, मेरा कोई पर्सनल यूज नहीं, ठीक है। ये 25 रुपए का पेन है, 25 रुपीज का पेन खरीदा, और ये फोन खरीदा, पैसे इसमें भी मैं दे रहा हूँ और पैसे मैं बेटे इसमें भी दे रहा हूँ, बोलो हाँ, ये और नो। भले ही ये मैंने एक में 25 रुपए दे रहा हूँ और एक में 15,000 रुपए दे रहा हूँ, लेकिन पैसे दोनों जगह दे रहा है, ये तो कॉमन है। यानी कि बेटे दोनों एक्सपेंडिचर है, बोथ आर एक्सपेंडिचर, यस और नो। पेन पे पैसा खर्च किया या मैंने मोबाइल फोन में खर्च किया, दोनों बेटे खर्चा हो रहा है, पैसे जा रहे हैं जेब से, ठीक है, बोथ आर एक्सपेंडिचर। बट जो मैंने बेटे पेन पे पैसा खर्च किया है, पेन दिख रहा है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और मैंने जो फोन पे पैसा खर्च किया है ये बेटे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। समझ में आई बात? मोबाइल फोन पे मैंने जो खर्च किया, इस एक्सपेंडिचर का नाम क्या है बेटे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो मैंने पेन पे खर्च किया है इसका नाम है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर कैसे पता चला आपने? सर ये तो बता तो दिया, सर हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है मैं आपको भी बता देता हूँ, आपको भी पता चल जाएगा, आप भी बेटे डिसाइड कर लोगे। पता इतने में आपको नॉलेज दे दूंगा यहाँ पर कि आप पता लगा पाओगे। ये तो मैंने एग्जांपल दिया किसी भी चीज का, कि आप पता लगा पाओ कि वो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू है या कैपिटल है, ठीक है। बेटे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की पहचान होती है जिसका हमें यूज ऑब्लिक बेनिफिट फॉर 1 ईयर, यूज ऑब्लिक बेनिफिट फॉर 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर। अब मुझे बताओ बच्चे, इस पेन का यूज 1 साल या 1 साल से कम होगा, यस और नो? अब ये मत कहना सर रखे रहो तो 5 साल भी चल जाएगा, है ना, मतलब उनकी ऐसी बात, वो तो अनकॉमन बात। बेटे कॉमनली बताओ, आप एक पेन 4-5 साल यूज करते हो या 1 साल
कुछ लोग तो कह रहे हैं सर 1 हफ्ते में क्या 2 दिन में खत्म हो जाता है पेन, ठीक है। तो इसकी जो लाइफ है 1 साल या 1 साल से कम है। कोई ये नहीं कह सकता कि इस पेन का यूज मैं 5 साल तक करूंगा, 10 साल तक करूंगा, कह सकते हो आप? नहीं। तो ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका यूज या बेनिफिट, बेटे यूज और बेनिफिट 1 साल होता है या 1 साल से कम होता है, तो हम उसको नाम देते हैं, उसका बेटे नामकरण कर देते हैं। किस नाम? उसका नाम क्या करेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसका नाम क्या है बेटे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। और ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जिसका यूज या बेनिफिट मोर देन 1 ईयर होता है, उसका नाम दिया गया है बेटे, नाम दिया गया है, नामकरण किया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगर जो मैंने खरीदा है उसका बेनिफिट, यूज ऑब्लिक बेनिफिट, अगर उसका यूज या बेनिफिट हो रहा है फॉर मोर देन 1 ईयर, फॉर मोर देन 1 ईयर, यूज ऑब्लिक बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर, ठीक है। तो बेटे इस फोन का देखा जाए, इसकी नॉर्मल लाइफ होती है बेटे 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल होती है। और कहने का मतलब है 1 साल से ज्यादा चल जाता है। 1 साल की वारंटी नॉर्मली कंपनी देती है, तो भाई कंपनी तो अपना प्रोडक्ट ऐसा बनाएगी कि वो भाई 1 साल से के बाद ही खराब हो, ठीक है ना? क्यों जी? अगर कोई कंपनी 1 साल की वारंटी दे रही ना, तो पता है क्या कोशिश करती है कि 1 साल तो कम से कम चले ही, ठीक है। 5 साल की अगर कोई कंपनी वारंटी दे रही, तो समझ लो कि वो ऐसा प्रोडक्ट बना रही है कि भाई वो 5 साल तो चल नहीं चलना है, इससे कम नहीं चलेगा, ठीक है। तो भाई यूज या बेनिफिट बताओ, इसका यूज या बेनिफिट क्या होगा बेटे? मोर देन 1 ईयर होगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? सर ये बात तो समझ में आ गई, कुछ और भी तरीके हो सकते हैं क्या जानने के? हाँ हो सकते हैं। ये बेटे हमारे रूटीन नेचर होते हैं, रूटीन नेचर होता है। रूटीन नेचर का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई काम जो हम बेटे साल में कई बार करेंगे। बेटे ये पेन खराब होगा, फिर मैं दूसरा लेके आऊंगा, फिर खराब होगा, मैं दूसरा लेके आऊंगा, ठीक है। कहने का मतलब साल में ये काम बेटे कई बार करूंगा, ठीक है। तो भाई रूटीन नेचर हो गया ना, ठीक है। लेकिन लैप वो फोन के केस में अगर क्या मैं हर मंथ पे फोन खरीदूंगा? क्या हर वीक खरीदूंगा? हर मंडे खरीदूंगा? हर फ्राइडे खरीदूंगा? आंसर इज नो, ठीक है। तो ये भाई ऐसा काम नहीं जो मैं हर दिन हर हफ्ते करता रहता हूँ। तो इसको कह सकते हैं नॉन रूटीन नेचर, ठीक है। और देखो भाई, और बताऊं? और देखो बेटे, नॉर्मली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अमाउंट होती है, ये स्मॉल अमाउंट होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर स्मॉल अमाउंट होती है, स्मॉल अमाउंट, और यहाँ पर लार्ज अमाउंट होती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन में कैपिटल एक्सपेंडिचर की अमाउंट अमाउंट बेटे लार्ज होती है, ज्यादा पैसे लगते हैं। यहाँ पर रेवेन्यू नीचे में कैपिटल पैसे कम लगते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अच्छा दूसरा ये बताओ बेटे, ये जो हमारा फोन है ये हमारी एसेट है या नहीं? मुझे बताओ जरा, आप लोग बताओ जरा, आप बताइए एसेट है या नहीं है? यस सर। क्या ये फोन इंस्टीट्यूट के लिए एसेट है या नहीं? आंसर दो, और भी लोग बताएं। क्या इससे मैं एसेट कह सकता हूँ? आंसर इज यस और नो, बताओ भाई। Yes, sir. यस। आंचल जी बेटे आप बताइए, क्या ये एसेट है इंस्टीट्यूट के लिए? यस सर। हम्म, एसेट है ये। एसेट की डेफिनीशन अगर मैं बताऊं तो भाई, एसेट की डेफिनीशन की अगर मैं बात करूं तो भाई कैश में कन्वर्टेबल होना चाहिए, ओनरशिप होनी चाहिए, है ना। एसेट है हमारी, ठीक है। तो यानी कि जब भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, तो अगर कोई हमसे पूछता है कि भाई ये एक्सपेंडिचर किस तरह का है, तो हम जवाब क्या देंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर किसी ने पूछा ये फोन फोन खरीदा आपने, तो बताओ ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो मैं क्या बोलूंगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर Capital. है। लेकिन अगर कोई ये पूछेगा कि ये एसेट है या नहीं है, तो एसेट भी है भाई। यानी कि जब जब मैं एक्सपेंडिचर करूंगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, तब तब मेरी एसेट क्या होगी? बढ़ जाएगी। बोलो ना जल्दी से। जब जब, जब जब, बोलो,
जब जब कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे तब तब, बोलो तब तब एसेट बढ़ जाएगी। बोलो ना, जब जब कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे तब तब, तब तब, अरे बोलो ना, तब तब एसेट बढ़ जाएगी। समझ आ रही बात? लैपटॉप मैंने खरीदा, बेटे लैपटॉप खरीदा, अगर एक्सपेंडिचर पूछेगा भाई ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? बोलो ना, अगर कैपिटल। लैपटॉप खरीदा तो मैंने क्या जवाब देना है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन अभी भी मैंने क्या बोला? जब जब, जब जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे तब तब एसेट भी बढ़ जाएगी। समझ आई बात? लैपटॉप खरीदा, तो अगर कोई पूछेगा एक्सपेंडिचर किस तरह का है, तो मैं क्या बोलूंगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है। और किसी ने पूछा क्या एसेट भी है, मैं कहूँगा हाँ हाँ एसेट भी है। अच्छा, जब कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो क्या होता है? बोलो ना, क्या बढ़ जाती है? एसेट बढ़ जाती। नालायक, अमाउंट नहीं, एसेट बढ़ जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? बेटे बिल्डिंग मैंने खरीदा, Yes, यस sir. सर। बिल्डिंग मैंने खरीदा, किसी ने पूछा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कैपिटल एक्सपेंडिचर, बताओ मैं क्या जवाब दूं? बताओ। बिल्डिंग मैंने खरीदा, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर है कैपिटल Capital. है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फिर किसी ने पूछा क्या तुम्हारी ये एसेट भी है क्या, मैं कहूंगा हाँ, क्योंकि जब जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे तब तब एसेट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो इट विल इंक्रीज एसेट्स। इट विल इंक्रीज, जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे तो समझ जाना हमारी एसेट भी बढ़ेगी। इट विल इंक्रीज, इंक्रीज एसेट्स एज वेल। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारी एसेट को बढ़ा देती है। लेकिन मैंने पेन खरीदा, जब जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा तब तब एसेट नहीं बढ़ेगी, तब तब एसेट नहीं बढ़ेगी। एसेट है ही नहीं है, क्या ये पेन हमारी एसेट है? ना बढ़ेगी ना कम होगी, एसेट से कोई लेना देना नहीं इसका। क्या ये पेन हमारी एसेट है? नहीं, एक्सपेंडिचर है। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इट विल नॉट इंक्रीज एसेट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से हमारा एसेट नहीं बढ़ती। ठीक है, इट विल नॉट इंक्रीज, हाँ, इट विल नॉट इंक्रीज और डिक्रीज एसेट। यानी कि बच्चे जब एसेट है ही नहीं तो एसेट पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ये एसेट है क्या? नहीं, तो एसेट क्या, एसेट से क्या मतलब इसका? ठीक है, बात समझ में आ रही? सर फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सर बता दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी पे की मैंने, यानी कि अब याद करो बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो डेबिट में लिखते थे वो सब क्या था? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते थे, याद आ रहे हैं बच्चे? याद आ रहे हैं? प्रॉफिट एंड Yes, लॉस अकाउंट के बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जो आप लिखते थे वो सब क्या होता था? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या होता था? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता था। ठीक है, अब थोड़े बेटे दिमाग में जो लगा लो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड अब क्या लिखते थे। बात याद करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आता था? हाँ जी, सैलरी पेड लिखते थे। yes, sir. सैलरी पेड, ये मैं क्या लिख रहा हूँ बेटे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल्स लिखवा रहा हूँ। ठीक है, सैलरी पेड, बहुत नाम हो सकते हैं बट कुछ यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है,
रेंट पेड, ठीक है। और क्या लिखते थे बेटे, डेप्रिसिएशन लिखते थे। डेप्रिसिएशन यानी कि एक साल में एसेट की वैल्यू में जो कमी आती है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो बेटे एक साल का कोई भी खर्चा क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। बैड डेट्स, बैड डेट्स भी लिखते थे ना, जो डेटर से पैसे नहीं मिल पाते थे हम उनको क्या बोलते थे, बैड डेट्स बोलते थे। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, एटसेट्रा। और बताओ कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आता था, कैपिटल एक्सपेंडिचर में एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। फॉर मशीन एग्जाम्पल मैंने बेटे फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया, ठीक है। मशीन परचेज की, यानी कि ये क्या सब ऐसे जो आप एसेट खरीदते हो वो सब क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, सीधी सी बात है, ठीक है। बिल्डिंग परचेज की, इन्वेस्टमेंट भी हमारी क्या होती है, एसेट होती है, इन्वेस्टमेंट होती है ना, इन्वेस्टमेंट खरीदी, ईटीसी। क्लियर है। तो ये बेटे कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में हमने आज सीखा। क्लियर है, इतना ही रखें आज, ज्यादा तो नहीं हो गया आज, ज्यादा तो नहीं हो रहा है मतलब, यहाँ तक ही ठीक है ना, या और कराएंगे, इतना ठीक है, काफी है सर। आज के लिए काफी है। ओके, हाँ जी बेटे, ये सब बेटे आप कहाँ लिखते थे, बैलेंस शीट में लिखते थे, ये सब आप कहाँ लिखते हो, बैलेंस शीट पे क्या लिखती है, सारी चीजें क्या है, बैलेंस शीट वाली है, ठीक है। हाँ जी बेटे, नोट किया यहाँ तक। देखो आज तो मैंने आपको थोड़ा एक आइडिया दिया है, कुछ फॉर्मेट बताया, कुछ बताया, चीजें बताई। अभी तो समझ लो कि अभी जस्ट स्टार्टिंग है, अभी तो और भी बहुत कुछ अभी आगे सीखना है, ठीक है। अभी तो बिगनिंग है, अब एक क्लास में आपको मैं क्या सारी बातें नहीं सिखा सकता, 10-12 क्लासेस का चैप्टर रही है, ठीक है। तो लेकिन आपको इनिशियली आइडिया लगा कि भाई इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, कौन से अकाउंट पढ़ने वाले हैं। देखो सबसे पहले तो हमने आपको बताया कौन फाइनल अकाउंट्स पढ़ना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट। फिर एनपीओ के बारे में थोड़ा बताया कि क्या होते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना नहीं होता, ठीक है, वगैरह वगैरह, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए थे मैंने आपको, ठीक है। फिर रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के बारे में बताया कि भाई ये कैश बुक के सिमिलर होता है, ठीक है, कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं। क्लियर है। इसमें बेटे रेवेन्यू और कैपिटल नेचर दोनों आता है। क्लियर है। इसमें पेमेंट और रिसिप्ट करंट ईयर की भी हो सकती है, प्रीवियस ईयर की और नेक्स्ट ईयर की भी हो सकती हैं, ठीक है। इसके बाद इसका देखो एक तरह से फॉर्मेट सिखाया, मतलब कि भाई आपके दिमाग में आ जाए कि रिसेंट पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में कैपिटल रिसिप्ट भी आ रही है, रेवेन्यू रिसिप्ट भी आ रही है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आ रहे हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने एक्सपेंडिचर तो समझ लिया, लेकिन अभी रिसिप्ट के बारे में नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है और बेटे कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में पढ़ा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सिमिलर है। इसमें सिर्फ बेटे रेवेन्यू नेचर लिखते हैं, कोई कैपिटल नेचर नहीं आएगा, इसमें सिर्फ करंट ईयर की इनकम और करंट ईयर के एक्सपेंस लिखते हैं। कैश और नॉन कैश बेटे दोनों ट्रांजेक्शन आता है। एक्चुअल बेसिस फॉलो होता है, एक्चुअल बेसिस क्या होता है ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। सरप्लस या डेफिसिट आता है यहाँ पर आंसर इसका, ठीक है। फिर इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक छोटा सा फॉर्मेट सीखा। एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर आता है जिसमें सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है, और वो एक्सपेंडिचर कौन सा होगा, विच बिलोंग्स ओनली करंट ईयर, राइट, ओनली करंट ईयर। फिर जो हमने इनकम है वो भी कौन सी होनी चाहिए, सिर्फ करंट ईयर की होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें सीखी, और इसके बाद हमने बैलेंस शीट के बारे में सीखा, बैलेंसिंग फिगर क्या आता है, कैपिटल फंड आता है, राइट, और एक्सपेंडिचर के बारे में सीखा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो चुका है। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन। हाँ जी बेटे, आज की क्लास में किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कृपया करके पूछ लें, आज की क्लास से रिलेटेड जो मैंने आज आपको समझाया है। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, कोई बेटे कुछ बात पूछना चाहते हो आप, बोलो। हाँ जी, कोई, नो प्रॉब्लम, अच्छे समझ में आया, कैसा लगा चैप्टर बेटे, अच्छा चैप्टर है।
इसमें इस चैप्टर में आपको काफी अच्छी मतलब आपको बेसिक चीजें काफी सीखने को मिल जाएंगी। हाँ जी। देखो मुश्किल और इजी कोई टफ कोई डेफिनेशन होती नहीं है, मैं आपको बताऊं। अगर आपको समझ में आ जाए तो आपके लिए चैप्टर क्या होगा, आसान है। अगर आपको समझ में ना आए तो ये आपके लिए मुश्किल है। समझ में आ रही हूँ? जिसको ये चैप्टर नहीं आता उसके लिए मुश्किल है, जिसको चैप्टर आ गया उसके लिए आसान है। बोर्ड एग्जाम का पेपर होता है, एग्जाम से बाहर बच्चे निकलते हैं, बहुत से बच्चे कहते हैं पेपर बहुत आसान था, वही पेपर को कहते हैं बहुत डिफिकल्ट था। पेपर तो वही था, पेपर तो वही था ना। डिपेंड करता है कि आपने तैयारी कैसी की थी, है ना। तो डिफिकल्ट इजी कुछ नहीं होता है, डिफिकल्ट तब तक है ना जब तक आपको समझ नहीं आया, है ना। आ गया तो फिर काहे का डिफिकल्ट। जिसको साइकिल चलाना नहीं आता उससे पूछो साइकिल चलाना कितना डिफिकल्ट है, और जिसको आता है वो क्या करेगा, अरे चुटकी बाएं हाथ का खेल है ना। तो इजी डिफिकल्ट कुछ होता नहीं है, सिंपल है। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर। और आप बेटे एक काम करो, थोड़ी रिवीजन कर लेना। जो चैप्टर पीछे के चैप्टर जो मैंने कराए थे फंडामेंटल के, आप एक काम करो उसमें होमवर्क सुनो ध्यान से। अब होमवर्क कई बार बच्चे होमवर्क की बात आती है, सुनो ध्यान से बेटे। होमवर्क में एडमिशन चैप्टर हमने पढ़ा था ना इससे पहले, अभी तो इस चैप्टर का होमवर्क नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है, इसमें कुछ होमवर्क नहीं है। बेटे एडमिशन चैप्टर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के जो क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल के हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको करने ही आपका होमवर्क है। सुन लो ध्यान से बेटे, टीएस ग्रेवाल बुक के एक्सरसाइज के, नॉट इलस्ट्रेशन, ठीक है। टीएस ग्रेवाल के बुक के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चन आपको बेटे करने हैं, ये आपका होमवर्क है। ये मत कहना कि सर ने होमवर्क नहीं दिया था और करना नहीं है, 100% करना है। तो इस टॉपिक की रिवीजन हो जाएगी आपकी, ठीक है। क्लियर है? सर कल टेस्ट है। नहीं टेस्ट नहीं है कल बच्चे, कल टेस्ट नहीं बोला था कोई। हाँ वो टेस्ट आज मैं नोएडा चला गया था एक्चुअली, मॉर्निंग में चला गया था, सुबह चला गया था। ठीक है, टेस्ट नहीं है बेटे कोई। ठीक है, बाकी बेटे इसकी ये रिवीजन करें ना प्रॉफिट रेशियो की। टेस्ट हाँ जिन बच्चों ने नहीं दिया था वो देना चाहते हो दे सकते हैं। आप बताओ कौन कौन किसने नहीं दिया था। चेक हो गया? सॉरी बेटे चेक नहीं हो पाया है क्योंकि आज मैं 2 दिन से मुझे नोएडा जाना पड़ रहा है, 2-3 दिन से। अभी मतलब समझ लो कि क्या हो रहा है कि मैं मॉर्निंग निकल जाता हूँ, बस आपकी क्लास के टाइम पे आता हूँ मैं, ये हो रहा है। आज तो बिल्कुल बस मेरी क्लास 4:30 पे थी, बस 15 मिनट पहले आया हूँ मैं, और तब से मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। हाँ बैकअप माइंड है, मैं समझ रहा हूँ कि मुझे चेक करना चाहिए था, थोड़ा लेट भी हो रहा है आपका टेस्ट चेक करना। बट मैं पूरी कोशिश करूंगा ट्यूसडे वाली क्लास तक आपको मैं चेक करके दे दूँ, ठीक है। ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर। बाय सर। बाय बाय सर। बाय। ओके बाय सर। बाय।